हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ होम साइंस। आप सभी का फिर से स्वागत है आज की वीडियो में, पार्ट 3 के इस वीडियो में। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, सेफ होंगे और अपना कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपकी क्लास का फर्स्ट यूनिट जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 3 को आज हम लेंगे, पर उससे पहले एक बात मैं आपको याद दिला दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू। एंड अब हम जल्दी से रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं और आज हम क्या करने वाले हैं वो ज़रा एक बार देख लेते हैं। अभी तक हम 2 पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कार्य, अर्थपूर्ण कार्य और करियर किया था। सेकंड पार्ट में हमने लिया था आजीविका, कार्य, आराम और मनोरंजन, जीवन की गुणवत्ता और जीवन का स्तर। ये 2 वीडियो में हम पहले ले चुके हैं ये सारी कंटेंट। तीसरा वीडियो जो आज हम बना रहे हैं उसमें हम शामिल करेंगे सामाजिक दायित्व, स्वेच्छावृत्ति, श्रमदान और भारत के परंपरागत व्यवसाय। सामाजिक दायित्व, स्वेच्छावृत्ति, श्रमदान यानी कि जिसमें सेवा और कार सेवा ये सब आता है, और भारत के परंपरागत व्यवसाय। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का सामाजिक दायित्व। सामाजिक दायित्व या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक ऐसा कार्य है जिसमें व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के समाज के कल्याण के बारे में, समाज के उत्थान के बारे में सोचता है और अपना योगदान देता है। इसके लिए बहुत सारी तरह की प्रेरणा कार्य कर सकती हैं। ये मनुष्य की आंतरिक भी हो सकती हैं, बाह्य भी हो सकती हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण करना ही होता है। इसीलिए इसे कल्याणकारी मॉडल कहा जाता है। असल में समाज सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जिसे अपने मन से ये महसूस होता है जब या तो हमारे अंदर कोई कल्याणकारी भावना हो और हम उसे, या अपने अंदर कोई प्रतिभा या कार्य क्षमता हो जिसको हम समाज के सामने लाना चाहते हैं, हमारे अंदर लोगों की भलाई करने का जज्बा हो। तो यानी कि सामाजिक दायित्व एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति बिना किसी आर्थिक उद्देश्य के, बिना किसी प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य करता है और समाज के लोगों की मदद करता है। समाज के ज़रूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद हो सकती है, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में मदद हो सकती है, पोषण के स्तर में मदद हो सकती है, उनको रोज़गार दिलाने के संबंध में मदद हो सकती है, कोई जागरूकता फैलाने के संदर्भ में मदद हो सकती है, या किसी भी प्रकार का समाज का ऐसा ग्रुप जो संसाधनों से वंचित भी है और शोषित वर्ग की तरह पे भी शोषित वर्ग भी है। तो ऐसे वर्ग की मदद करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको हम सामाजिक सेवा में ले सकते हैं। तो सामाजिक सेवा की भावना होना ही सामाजिक दायित्व है। आजकल इसे एक कल्याणकारी मॉडल के रूप में पहचाना जाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो जो बहुत ही साधन संपन्न लोग होते थे या धार्मिक समुदायों के लोग होते थे, सिर्फ उनको ही समझा जाता था कि वही समाज के कल्याण का कार्य करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई भी प्रतिभा संपन्न, और कई बार तो ऐसे भी लोग समाज की मदद करते हैं जिनके खुद के पास अभाव रहे हैं या अभाव में पले हैं, उनके अंदर पाई जाती है कि वो ऐसी भावनाएं पाई जाती हैं कि वो अपने जैसे दूसरों की मदद करें और उन्हें ऊंचा उठने दें। हमने कभी रिसेंटली एक मूवी देखी थी सुपर 30, वो उसका उदाहरण हो सकती है। आप उस रूप में उसे जान सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे। आजकल इसे कल्याणकारी मॉडल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो सरकार है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें एक लोगों की भलाई को लेकर बहुत सारी योजनाएं बनती हैं। कंपनियों में तो CSR मॉडल भी होता है। CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको CSR कहते हैं कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जिसका कार्य ही ये होता है कि वो समाज के लोगों की भलाई के कार्य करे। आपने बहुत सारी संस्थाओं के नाम सुने होंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, उनकी फाउंडेशन है। अजीम प्रेम जी जो हमारे विप्रो के संस्थापक हैं, उनकी फाउंडेशन है। या इस तरह की बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जिनके
सोशल सेक्टर में, यानी कि सामाजिक रूप से समाज के लोगों की सेवा करने के लिए उनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। बहुत सारे एनजीओ के रूप में भी कार्य करते हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो भी धन लाभ कमाते हैं, आमतौर पर समाज के जो संसाधन हैं, जो समाज के सभी लोगों के ही होते हैं, उनका उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं, और इनसे जो उत्पादन होता है वो किसी ना किसी रूप में पर्यावरण को, उपभोक्ता को, समाज के उन लोगों को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाता ही है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो फैक्ट्रियां हैं वो उत्पादन तो करती हैं, लेकिन साथ में प्रदूषण भी फैलाती हैं। तो जैसे अगर हम एक यमुना का उदाहरण ले लें, तो यमुना के किनारे जो फैक्ट्रियाँ, यमुना में जिन फैक्ट्रियों का अवशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, उन्हीं फैक्ट्रियों के, उन्हीं कंपनियों के मालिक कल को यमुना नदी को साफ़ करने में अपना योगदान दें, तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी, ये उनका कर्तव्य हो गया। तो इसी तरह CSR के रूप में ये लोग कार्य करते हैं, लेकिन समाज का तो अल्टीमेटली इनसे कल्याण ही होना है। तो कल्याणकारी मॉडल के रूप में कंपनियां काम करती हैं, लोग भी काम करते हैं, अपने व्यक्तिगत स्तर पर योगदान देते हैं, और सरकार के भी बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें वंचित लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता है, या जिनके पास संसाधनों की कमी है उनको मदद दी जाती है। ये मदद आर्थिक हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती है, पोषण के क्षेत्र में हो सकती है, अशक्त लोगों की देखभाल के रूप में या दिव्यांग लोगों की देखभाल के रूप में हो सकती है, वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के रूप में हो सकती है, जागरूकता हो सकती है, साफ़ सफाई पे भी हो सकती है। जैसे कुछ पिछले साल, इस साल भी पिछले साल मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया था, उससे पिछले साल चलवाया था। अभी अगर हम आर्थिक मदद की बात करें, तो अभी कोरोना वायरस के इस समय में जो सरकारें हैं वो लोगों को आर्थिक मदद डायरेक्ट उनके खातों में पहुंचा रही हैं। तो ये सभी चीज़ें समाज सेवा से या कल्याणकारी कल्याणकारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। अब अगर हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करें जो समाज की सेवा करने का हौसला रखता है, तो समाज सेवक कैसा होगा? जो समाज की समस्याओं को समझ सके, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, जो बिना किसी भेदभाव के, जातिगत या स्टेटस के या किसी धार्मिक, बिना किसी भेदभाव के मदद करने का कार्य कर सके, कल्याणकारी भावना रखता हो, कठिन परिस्थिति में भी कार्य कर सकता हो, डटे रहने की जिसके अंदर भावना हो, निष्ठा हो अपने कार्य के प्रति, ऐसा व्यक्ति समाज सेवक हो सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि समाज सेवक व्यक्ति में ये सारे गुण ज़रूर पाए जाएंगे। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, स्वेच्छावृत्ति। अगर हम इसको एक मोटे रूप में समझना चाहें, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व को हम समाज सेवा, स्वेच्छावृत्ति, श्रमदान और कार सेवा, इन सभी तरीक़ों से सामाजिक दायित्व निभा सकते हैं। स्वेच्छावृत्ति क्या होती है? अभी हमने समाज सेवा तो अभी हमने पढ़ी थी, अभी हम स्वेच्छावृत्ति को एक बार डिस्कस करते हैं। स्वेच्छावृत्ति का मतलब है बिना किसी वित्तीय या भौतिक लाभ की प्राप्ति के व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है। इसमें व्यक्ति अपना समय, प्रतिभा, कौशल, ऊर्जा का योगदान निस्वार्थ भाव से देता है। यानी कि अगर हम कहना चाहें दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें, तो व्यक्ति सिर्फ निस्वार्थ भावना से समाज के लिए योगदान देता है। समाज के सदस्यों का कौशल बढ़ाने का कार्य कर सकता है, वो उनकी सुविधा का कार्य कर सकता है, सुविधाओं का विस्तार कर सकता है। कौशल बढ़ाने के कार्य को आप कैसे समझेंगे? जैसे किसी खास तरह की ट्रेनिंग देना, जैसे कोई कंप्यूटर सेंटर के द्वारा कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे सकता है, किसी तरह का और कौशल, कोई मशीन चलाने का, किसी तरह का छोटा उद्योग धंधा करने का कौशल बढ़ा सकता है लोगों का, सुविधा का विस्तार कर सकता है। सुविधाएं अगर हम एक तरह से देखें तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम ये देख सकते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, वो अपना क्लिनिक खोलता है तो स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाता है, जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपने नुक्कड़ नाटकों का नाम सुना होगा। ये नुक्कड़ नाटक लोग क्यों करते हैं? क्या उन्हें कुछ प्राप्त हो रहा है?
वो अलग अलग समय अलग अलग प्रकार के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने, उनका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। पर्यावरणीय जागरूकता पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, पर्यावरणीय अभियानों में योगदान देते हैं। ई वॉलंटियरिज्म का मतलब है ऑनलाइन योगदान देना। जैसे बहुत सारे आपने कोचिंग सेंटर्स के ऑनलाइन वीडियोज़ आपको देखने को मिलते हैं, ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, बहुत तरह की जानकारी, छोटी छोटी जानकारी या ऑनलाइन या कंप्यूटर का ये कार्य कैसे करें, वो कार्य कैसे करें, किस तरह कौन से प्रोग्राम को सीखें। और आजकल तो इतनी सारी चीज़ें हैं, रेसिपीज़ या आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों से लेकर बहुत सारा एक वास्ट, एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जिसमें लोग आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा श्रमदान। श्रम का दान, जैसा नाम ही बता रहा है, ये भी एक निस्वार्थ भाव से की गई एक सेवा है। आमतौर पर व्यक्ति इसे अपने आत्मिक या आध्यात्मिक विकास के लिए या संतुष्टि के लिए करता है। खुद के बारे में ये बात मानना कि हम परिवर्तन ला सकते हैं, मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, ये लोगों को अपने आप में सक्षम और उत्साही महसूस कराने में ये एक सक्षम करती है, उन्हें मतलब उत्साही महसूस करने में हेल्प करती है। बहुत सारी इस तरह के कार्य होते हुए समाज में आपने देखे होंगे, जैसे सभी कई सारे लोग मिलकर कोई जगह को साफ़ कर रहे हैं, कोई पुराने तालाब की खुदाई में पूरा गांव लगा हुआ है। अभी हमने बहुत जगह पे देखा कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट बहुत सारे गाँव में लोग अपने गांव को सैनिटाइज़ करने में खुद ही लगे हुए थे, या अपने गांव में आसपास पहरा दे रहे हैं कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके। ये देखिए, बहुत सारे व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। आमतौर पे गाँव में, सुदूर गाँव में रोड बनाने के लिए कार्य करना, या नहर खोदने के लिए कार्य करना, या इस तरह की कोई परेशानी जो सबकी साझी है उसको सुलझाने के लिए लोग अपने आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस कार्य को कम समय में पूरा कर डालते हैं। व्यक्ति की ये भावना उसे इस बात का अंदर से एहसास दिलाती है कि वो भी अपने समाज में कोई परिवर्तन ला सकता है, या समाज में हुए किसी अच्छे परिवर्तन में उसका भी हाथ है। ये उसे एक अंदर से आत्मविश्वास और मजबूती देती है और उसकी सेल्फ स्टीम को हाई करती है। तो श्रम दान करना अपने आप में अपने लिए इस भावना को मजबूत करने का उद्देश्य भी पूरा करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार सेवा। कार सेवा, कार्य के द्वारा सेवा करना। कार सेवा बहुत सारे धार्मिक कार्यों में निःशुल्क सेवा जो लोग देते हैं उसे हम कार सेवा आमतौर पे कहते हैं। ये भी एक प्रकार का श्रमदान ही है। जैसे आपने मंदिरों, गुरुद्वारों में लोगों को अलग अलग प्रकार के कार्यों में लगे हुए देखा होगा। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता कि कौन सा किस वर्ग से, संपन्न वर्ग से या निसंपन्न वर्ग से संबंध रखता है, सभी एक ही भाव से उस कार्य को करते हैं। अब हम लेंगे समाज सेवा का उद्देश्य। समाज सेवा चाहे कोई सी भी प्रकार की हो, श्रमदान हो, सामाजिक दायित्व हो या स्वेच्छावृत्ति हो, ये किस उद्देश्य से की जाती है। कुछ उद्देश्यों को हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, जैसे सामाजिक उत्थान, अपना समाज प्रगति करे, ये सभी व्यक्ति चाहते हैं, तो सामाजिक उत्थान इसका एक उद्देश्य हो सकता है। सामाजिक समस्या का समाधान निकालना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अपने गांव में सड़क नहीं है, नहर नहीं है या पानी की समस्या है, तो लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, यानी अपनी समस्या का समाधान निकालते हैं। मानवीय समानता, मनुष्य साधन संपन्न भी हो सकता है और साधनहीन भी हो सकता है, लेकिन सभी मिलकर एक कार्य को करते हैं, ये मानव समानता को दिखाती है। श्रम की महत्ता, श्रम की महत्ता को सभी स्वीकार करते हैं। श्रम दान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है, और ये जैसे गांधी जी श्रमदान को बहुत ऊंचा स्थान देते थे, तो श्रम की महत्ता को फिर से स्थापित करता है। पारस्परिक सद्भाव बढ़ता है, इससे आत्मसंतुष्टि मिलती है, श्रम में भागीदारी महसूस करते हैं व्यक्ति, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति श्रम में भागीदारी अपनी दिखाना चाहता है। हम अपने व्यक्तिगत तौर पे श्रमदान करके तनाव मुक्त होते हैं, या कोई भी समाज सेवा करके अपने तनाव से मुक्ति पाते हैं।
वर्ग उत्पीड़न का निवारण होता है। वर्ग उत्पीड़न का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ वर्ग समाज के जिनका शोषण चलता रहता है या सदियों से होता आया है, सामाजिक दायित्व के कार्यों से या समाज सेवा के कुछ कार्यों से उनके उस उत्पीड़न में का निवारण होता है, यानी कि वहाँ उनको उससे मुक्ति मिलती है। स्वयं को हम दान या सेवा देने में सक्षम समझते हैं, ये एक भावना विकसित होती है। तो अपने अंदर ये भावना को लाना भी समाज सेवा का उद्देश्य हो सकता है। अब कौन कौन से क्षेत्रों में आमतौर पर हम ये उदाहरण देख पाते हैं? जल संरक्षण का मुद्दा है, पर्यावरण संरक्षण है, स्वच्छता है, सड़क निर्माण है, अस्पताल या विद्यालय निर्माण है, प्रशिक्षण केंद्र हो सकते हैं, पुस्तकालय हो सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं, यहाँ तक सीमित नहीं है ये आप इसमें बहुत सारे और भी ऐड कर सकते हैं। व्यावसायिक स्तर पे इसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। ये हमने इस मुद्दे को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सामाजिक उत्तरदायित्व, श्रमदान और स्वेच्छावृत्ति के विभिन्न क्षेत्र हैं। ये सब वही क्षेत्र हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत के परंपरागत व्यवसाय, ट्रेडिशनल इंडियन ऑक्यूपेशंस। भारत में जैसा आप सभी जानते हैं अत्यंत ही विविधताएं हैं। लोगों के रहन सहन की, खान पीन के, कार्यों की, पोशाकों की, त्योहारों की, भाषा की, पता नहीं हम कितनी सारी विविधताएं याद रख सकते हैं और कितनी सारी बता सकते हैं, पर आप सभी ये मानते होंगे कि विविधताएं बहुत हैं। फिर भी प्रकृति और सामाजिकता में साहचर्यता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम अपने पारंपरिक समाज के पारंपरिक कार्यों को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ जो व्यवसाय थे वो सभी हमारी प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। प्रकृति का नुकसान करने वाला कार्य कोई भी नहीं था। कुछ इसमें से कुछ उदाहरणों को हमने यहाँ पे लिखा है। भारत में अलग अलग जगहों पे जो साधन प्रकृति से जुड़ी हुई जो साधन उपलब्ध होते थे उन संबंधी व्यवसाय वहाँ पे पनपे हैं पुरातन काल में, और वो हमारी एक ऐसी धरोहर है और हमारी ऐसी विरासत है जिनको हमें सहेज कर रखना है। सरकार भी उस तरफ बहुत सारे कार्य कर रही है। जैसे आपने हस्तशिल्प से संबंधित बहुत बार न्यूज़पेपर्स में ऐड देखी होगी। कनॉट प्लेस में एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे हथकरघा उद्योग से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रदर्शनी लगी रहती हैं। बहुत बार अलग अलग तरह के हाट क्राफ्ट मेले, सूरजकुंड मेले का आपने नाम सुना होगा, इस तरह के मेले और बाज़ार सरकार भी लगाती है और बहुत सारी अन्य संस्थाएं भी लगाती हैं। ये सभी संस्थाएं सभी मिलकर भारत के जो पारंपरिक व्यवसाय थे उन सभी को सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। और हम भी अब आजकल इनके महत्व को पहचान रहे हैं। आपने कठपुतली निर्माण के बारे में सुना होगा। कठपुतली कहाँ बनती है भारत में? राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में ये बनाई जाती हैं। ये देखिए, ये बांस की लकड़ियों से काम हो रहा है। ये गुजरात की महिलाएं हैं जो वहाँ की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी और वो सब करती हैं। भारत के मटके बनाने की कला हो या ये भारत की धनी विरासत और विभिन्न पारंपरिक व्यवसायों की एक झलक है जो ये बताता है कि भारत में कितनी सारी विविधता है। ये देखिए, ये हथकरघा उद्योग, ये हाथ का काम, गुजरात का आपने सुना होगा जो कांथा स्टिच है। ये वर्ली की पेंटिंग है, एक अलग और तरह की पेंटिंग है।
ये लखनऊ की चिकनकारी है। ये देखिए मूर्ति कला, ये जरदोजी की कढ़ाई है और ये ट्रेडिशनल फुलकारी और दूसरी कढ़ाइयाँ हैं। ये ऊपर पेंटिंग और स्कल्पचिंग का एक पिक है। ये भी भारत के परंपरागत व्यवसाय का एक उदाहरण है। इसमें शिल्प के कुछ उदाहरण बताए गए हैं। काष्ठ शिल्प यानी कि लकड़ी का शिल्प, मिट्टी के बर्तन, धातु के शिल्प, आभूषण बनाना, हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें, कंघा शिल्प, कांच और कागज़ की बनी हुई चीज़ें, कशीदाकारी, बुनाई, रंगाई, छपाई, शैली शिल्प, मूर्ति कला, टेराकोटा की मूर्तियाँ और बर्तन, शोला पीठ शिल्प, दरी, गलीचे, कारपेट, मिट्टी, लोहे की चीज़ें इत्यादि। बुनाई भारत का एक कुटीर उद्योग है। प्रत्येक राज्य की विशिष्ट वस्त्र, कसीदाकारी और परंपरागत परिधान होते हैं जो उस क्षेत्र विशेष की जलवायु और जीवन शैली के लिए उपयुक्त होते हैं। बहुत सारी तरह की बुनाइयाँ पाई जाती हैं भारत में, जिनको अब तक बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई है। ये आपकी बुक में कुछ और पिक्स दी हुई हैं। उड़ीसा की शोला शिल्प, कर्नाटक की चन्नपट्टन की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्ति कला। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये सभी जो देसी ज्ञान था, ये उन परिवारों में और उन पीढ़ियों में हमेशा सुरक्षित रहता था। वो परिवार अपने इस व्यवसाय से संबंधित सभी जानकारियों को और सूक्ष्म तत्वों को अपने ही लोगों में आगे पास करते थे, चाहे कार्य किसी भी तरह का हो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दे, नमक बनाना, नीरा या ताड़ का रस निकालना, खनन का काम, ईंट और टाइल बनाने का काम, पुजारी, सफाई करने वाले, चमड़े का काम, बर्तन बनाने वाले और इस तरह के लोहे के औजार बनाने वाले। ये जिस तरह के काम थे हमारे यहाँ पे पुराने समय में, सदियों तक ये काम उन्हीं परिवारों में, उन्हीं परिवार के वंशजों ने किए हैं। आजकल ये सभी कार्य जो हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए आजीविका के स्रोत के रूप में उभर कर आए हैं। असल में भारत में बहुत सारे धर्मों का प्रभाव रहा है, तो जहाँ जहाँ से जब जब जो धर्म आए, उनके साथ उनसे जुड़ी हुई विशेष सांस्कृतिक धरोहर भी हमें मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति है, वो बहुत ही विविध हो गई है। तो आज हमने डिस्कस किया सामाजिक दायित्व, स्वेच्छावृत्ति, श्रमदान और भारत के परंपरागत व्यवसाय। अब हम इन टॉपिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर आते हैं जो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, समाज सेवा, श्रमदान और स्वेच्छावृत्ति का अर्थ स्पष्ट करें। दूसरा है, CSR क्या है? दूसरा हमारा प्रश्न है, CSR क्या है? भारतीय समाज में इसकी उपयोगिता को सिद्ध करें। जो हम कंपनियों के बारे में बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे संबंधित प्रश्न है। भारत के पारंपरिक व्यवसायों से संबंधित और जानकारी एकत्र करें और तस्वीरें इकट्ठी करें और उनकी एक फ्लिप बुक बनाएं। यानी कि बहुत सारे पारंपरिक व्यवसाय जो भी हमने डिस्कस करे वो भी हो सकते हैं, उनसे संबंधित और भी हो सकते हैं। उनसे जुड़ी हुई जानकारियाँ इकट्ठी कीजिए, उनके बारे में जानिए और एक फ्लिप बुक बनाइए। आपके निवास स्थान वाले क्षेत्र में प्रचलित परंपरागत व्यवसायों पर संबंधित लोगों से जानकारी इकट्ठा करिए और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में लिखिए। आखिरी वाला हमारा क्वेश्चन था, आपके निवास स्थान वाले क्षेत्र में प्रचलित परंपरागत व्यवसायों पर संबंधित लोगों से जानकारी इकट्ठा कर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। वो क्या व्यवसाय करते हैं, उसके लिए उन्हें क्या कच्चा माल चाहिए होता है, किस तरह से वो कार्य करते हैं, क्या परेशानी आती है और उसके बाद जो उत्पाद बनता है वो उसको कैसे बेचते हैं या किस तरह से उसका व्यापार करते हैं, क्या उनकी उससे आर्थिक उनको सहायता मिलती है या क्या उनकी कमाई होती है, क्या परेशानियाँ आती हैं। इससे संबंधित साफ जानकारी आप लेंगे और उसको आप अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे। आज के कार्य में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं दिए हैं। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न करते हुए आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी और आपको ये कार्य इंटरेस्टिंग लगेगा।
अब अगली बार हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट 4 हमारा होगा कार्य, आयु और जेंडर। यानी कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या कार्य किस प्रकार करते हैं, और उस कार्य का मतलब यहाँ पे है व्यवसाय या अलग अलग प्रकार के कार्य। आयु के अनुसार और जेंडर के अनुसार क्या क्या मुद्दे उठते हैं और किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, खास करके महिलाओं, बच्चों और वृद्धों से जुड़ी हुई मुद्दे, और उनके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं या विभिन्न संस्थाएं क्या प्रयास करती हैं, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू एंड don't forget to subscribe and share and like. Thank you so much. See you next time.